वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कॉमर्स से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट आपने ले रखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इजी लैंग्वेज का यूज करूँ आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट कॉमर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं 3 पार्ट करवा चुकी हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स का और आज ये आपका 4th पार्ट रहेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2012 का है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, यानी प्राप्ति तथा भुगतान लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दूसरा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, तीसरा है आपका ट्रेडिंग कंसर्न और चौथा है आपका कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यूज करें तो ये जो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है ये तो कोई मेथड ही नहीं है इसमें। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी नहीं कह सकते हम और ट्रेडिंग कंसर्न भी नहीं कह सकते क्योंकि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। मतलब कहने का इतना सा है कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स है ये सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां बनाती हैं जो जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं अपना सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए। और इसके अपोजिट जो ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा होती हैं कंपनियां, ऐसी कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, वो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ, यानी गैर लाभकारी संगठन का आय तथा व्यय खाता होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वो किस में जाता है? वो रियल अकाउंट में जाता है कि नॉमिनल में जाता है कि पर्सनल में जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाता है? ठीक है, तो अगर हम रियल अकाउंट में बात करें तो रियल अकाउंट में केवल हम प्रॉपर्टीज और एसेट्स की बात करते हैं, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसमें नहीं जाएगा। अगर हम पर्सनल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट में हम किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट में भी ये नहीं जाएगा ना, रियल अकाउंट में जाएगा। तीसरा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो इसमें भी हम ऐसे अकाउंट की बात करते हैं जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम या एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम मात्र खाता या नामांकन खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट की प्रकृति का होता है। यह खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले लाभ हानि खाते के समकक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्ट इज अ रेवेन्यू नेचर? तो इन सब में कौन सी ऐसी रिसीप्ट है जो कि रेवेन्यू इन नेचर की है? ठीक है, तो 2 तरह की रिसीप्ट होती है, एक हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, दूसरी कैपिटल रिसीप्ट होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा है अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक, चौथा है कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीप्ट की तो रेवेन्यू रिसीप्ट में या रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है हमारे बिजनेस में जो रेगुलर नेचर की होती है। ठीक है, जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करती, जो कि रेगुलर नेचर की रिसीप्ट होती है वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है। तो अगर हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये हम बार बार नहीं करते, ये रेगुलर नेचर का नहीं होता, तो ये भी हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं होगा। और अगर हम अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक की बात करें तो ये भी कोई रिसीप्ट नहीं होगी। तीसरा आपका कंपनसेशन रिसीव हुआ है रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ये भी बार बार नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम डिविडेंड रिसीप्ट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड हर बार हमको रिसीव होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं,
आयगत प्रकृति की प्राप्तियों का आश्रय उन प्राप्तियों से होता है जो सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बिजनेस के डेली वर्क से उत्पन्न होती हैं। आयगत प्राप्तियां आवर्ती स्वभाव यानी कि रिकरिंग नेचर, रेगुलर नेचर की होती हैं, अर्थात बार बार प्राप्त होती हैं। आयगत प्राप्तियों को लाभ हानि खाते में आय के रूप में दिखाया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि स्टॉक की हानि के संबंध में, माल के विक्रय से प्रति राशि, ये सब आपकी उसमें आ जाती है, रिकरिंग यानी कि रेगुलर रिसीप्ट्स में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो पहला है सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा है डेप्रिसिएशन, तीसरा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे ऑपरेटिंग नेचर के नहीं होते, हमारे बिजनेस के रेगुलर नेचर के नहीं होते, वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये हमारे ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। एडवर्टाइजमेंट की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी की बात करें तो ये इसका हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। गैर परिचालन व्यय यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत प्रबंधकीय निदेशक के वेतन को शामिल किया जाता है। गैर परिचालन व्यय का आश्रय ऐसे व्यय से है जो प्रत्यक्ष रूप से परिचालन कार्यों से संबंधित नहीं होता, यानी कि जो हमारे डायरेक्टली बिजनेस नेचर से जुड़ा हुआ नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, वही हमारा क्या कहलाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अ लीजी हैविंग, यानी कि बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है। तो किसके लिए है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है लिक्विडिटी क्राइसिस, दूसरा है सरप्लस फंड, तीसरा है हाई प्रॉफिट, चौथा है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सेल और लीज बैक अरेंजमेंट जो है वो ज्यादा सुटेबल किसके लिए होता है, उस सिचुएशन में जब हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस होती है। ठीक है, चलिए इसका मतलब भी समझ लेते हैं। बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त होता है जो पट्टाधारी तरलता संकट की स्थिति से गुजर रहा होता है, यानी कि लिक्विडिटी क्राइसिस जब होती है तो उस सिचुएशन में आपकी ये जो गैर बिक्री व पट्टा वापसी व्यवस्था है उस सिचुएशन में ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।